वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर रोज़ टीवी पर डिस्कस भी नहीं होता, लेकिन हकीकत ये है कि ये मौजू हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है और सबसे बढ़कर ये मौजू अहम भी है और फौरी भी। जी हाँ, ये मौजू है सैलाब। मौजू का जो अगर हम बात की जाए आज के टॉपिक के हवाले से, तो नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब अब कोई हादसा नहीं रहा, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये एक सालाना इवेंट बन चुका है। कभी कम शिद्दत के साथ, कभी ज़्यादा शिद्दत के साथ, लेकिन आते ज़रूर हैं। और जब आते हैं तो बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, घर बह जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं और कीमती जानें ज़ाय हो जाती हैं। अगर हालिया सूरत हाल की बात की जाए तो अभी भी हालिया दिनों में इस वक्त जो पंजाब की अगर बात की जाए और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पे भी यही मंजर देखा गया है। किसी गांव में तकरीबन 30 साल बाद इतना पानी आया है, तो कहीं 40 साल बाद, तो कहीं 20 साल बाद। और सिंध की अगर बात करें तो नाज़रीन, सिंध की तरफ भी सैलाब बढ़ रहा है, खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन सवाल यह है कि ये घंटी हम कब सुनेंगे। अहम सवाल यह है कि आखिर ये सैलाब है क्या। बारिश होती है, दरियाओं में पानी बढ़ता है और वो पानी शहरों में घुसकर सब कुछ डुबो देता है। लेकिन क्या वाकई इसका कोई हल है या नहीं है? क्या दुनिया के दूसरे ममालिक ये मसला नहीं झेलते? जी हाँ, वहाँ पे भी सैलाब आते हैं, वो भी झेलते हैं। अमेरिका की बात की जाए, यूरोप कंट्रीज़ की बात की जाए, वहाँ पे भी फ्लड्स आते हैं, मगर वो सालाना बुनियादों पर नहीं आते। मगर फ़र्क ये है कि वहाँ हर साल तबाही नहीं मचती। दुनिया का जो हल है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो जो हल निकालते हैं वो क्या है? वो इजाफी पानी को डिज़ास्टर नहीं बनने देते, बल्कि डेवलपमेंट में बदल देते हैं। डैम्स बनाते हैं, पानी ज़ख़ीरा करते हैं, बिजली बनाते हैं, ज़राअत में इस्तेमाल करते हैं और यूँ पानी सड़कों पर आने के बजाय महफूज हो जाता है। पाकिस्तान का एक मसला है। पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमारे पास इतने डैम्स ही नहीं हैं जितने होने चाहिए। नाज़रीन, अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो दुनिया कहती है कि किसी भी मुल्क के पास कम से कम 100 दिन का पानी महफूज होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास सिर्फ जो है वो 30 दिन का या ज़्यादा 32-35 दिन का पानी होता है। हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, भारत की, तो वहाँ पे 170 से तकरीबन या 220 दिन का जो है पानी महफूज होता है। अमेरिका में 900 ममालिक 900 जो हैं पानी जो है जमा होता है। दीगर ममालिक की अगर बात की जाए, वहाँ पे इससे ज़्यादा यानी 1000 से भी ज़्यादा पानी जो है, क्यूसेक पानी जो है वो जमा होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात कर ले तो वहाँ पे तो नाज़रीन सिर्फ 30 दिन का पानी जमा हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि इसी पानी के मसले के ऊपर भी झगड़े शुरू हो जाएंगे, फसादात शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, ये है वो तल्ख हक़ाइक़ जो अभी आपके सामने रखे गए। पंजाब और KPK में सैलाब की हालिया तबाहकारियाँ हैं, सिंध में बढ़ता हुआ पानी और ख़तरे की बजती हुई घंटी, ये सब हमें एक बात याद दिला रहे हैं कि वक्त कम है। सैलाब को बर्बादी बनाने के बजाय तरक्की का जरिया कैसे बनाना है, ये फैसला हमें ही करना होगा। सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं और क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को इस बर्बादी से बचा पाएंगे? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं साहिवाल से, शेख नईम साहब। शेख नईम, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा सर, साहिवाल की क्या कंडीशन है और क्या मामलात हैं? रिलीफ कैंप का क्या मसला है और वहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से? वालेकुम सलाम। सना, आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक बड़े अहम मौजू को आपने प्रोग्राम में लिया। तो साहिवाल के वाले से अगर हम बात करें तो यहाँ साहिवाल में दरिया रावी गुजरता है और दरिया रावी में इस कदर पानी आया कि इससे पहले 40 साल करीब इससे पहले कभी इतना पानी नहीं देखा और इतना बड़ा सैलाब, इतने ऊंचे दर्जे का सैलाब कभी भी साहिवाल से नहीं गुजरा। तो ये जो पानी है, ये जो सैलाब है, ये तबाही में चाहता हुआ शहरों, गाँव के गाँव और फसलों, लाखों एकड़ फसलों को उजाड़ता हुआ, ये अपनी हर सामने आने वाली चीज को तहस करते हुए अपना रास्ता बनाता हुआ आगे जा रहा है। अब ये दरिया रावी का पानी सदलाई के मुकाम पर पहुंच गया जहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि अब भी साहिवाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें बहुत सारे, जहाँ पे पहले आपने अपने इंटरव्यू में डिस्कस किए डैम की कमी का आपने हवाला दिया, इसके अलावा आपने एक मैनेजिंग का हवाला दिया, आपने एक
जो आपने फैक्ट्स बताए हैं, 150 डैम पाकिस्तान में, जबकि 600 से ज्यादा डैम इंडिया में है, तो वो बात आपकी ठीक है। लेकिन हम अगर डैम को ही बेसिक बना ले, बुनियाद बना ले, ये सलाह की वजह है कि हमारे डैम नहीं बने, तो ये थोड़ा सा, इसमें मैं इससे थोड़ा सा खिलाफ करूंगा। डैम जैसे चीज तो है आपकी कि डैम बनेंगे तो ज़ाहिर है कुछ पानी रिवाइव होगा, लेकिन पंजाब में जो हम बात करते हैं डैम बनना पॉसिबिलिटी नहीं है। जहाँ पे पहाड़ होते हैं, जैसे हम केके की बात करें तो वहां पे पॉसिबल होगा, हम बलूचिस्तान की बात करें तो पॉसिबल होगा, या अगर हम पंजाब में जाए तो वहाँ कुछ एरिया है, जैसे पंजाब, अगर सेंट्रल पंजाब में देखें तो चिल्लोर का एक ऐसा एरिया है, या साउथ पंजाब में जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे डैम बनना मुमकिन है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें कि अपने पंजाब में सैलाबों को कैसे रोकना है, सैलाब को जो नुकसान जो करता है उसके कम कैसे नुकसान करने। ठीक है, ठीक है शेख ने, ठीक है शेख ने, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया हमारे माहौलियात डॉक्टर एजाज अहमद ने। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप सर काफ़ी इस पे रिसर्च आप रखते हैं। सर ये बताइए कि ये जो सैलाब है इसको आप कुदरती आफत कहेंगे या हम अपनी हुकूमत की नाअहली कहें या गफलत कहें? क्योंकि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये सैलाब अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये एक इवेंट बन गया है। मतलब ये हर साल ही आता है, हर साल तबाही लेकर आता है, हर साल लोगों की जिंदगियां अपने हाथ धो बैठते हैं, जिंदगी से फसलें तबाह होती हैं, लोगों के कारोबार जो है वो जाते हैं, लेकिन हम इससे सीख नहीं रहे। क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें ये हर साल तो नहीं, ये सब दहाइयों से आ रहा है। सैलाब जो है कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। बुनियादी तौर पर हम अपने आप को अभी तक तैयार ही नहीं कर पाए हैं, और ये जो है जो क्लाइमेट चेंज का जो सिनेरियो है दुनिया भर में जो तब्दीली ला रहा है माहौल को, उसके हवाले से अगर देखें तो ये सैलाब की शिद्दत में और जो दूसरे आफात हैं, कुदरती आफात हैं, उनकी शिद्दत में वक्त के साथ साथ इजाफा होगा। जो हमारे दर्जा हरारत हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये देखा कि इस साल जो सर्दियों में बारिशें होती हैं वो बारिशें नहीं हुई, अगर हुई भी तो बहुत देर से हुई। गंदम की फसल को जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में थी, क्योंकि जो पानी की जिस वक्त ज़रूरत थी जब फसल बोई जा रही थी तो उस वक्त पानी उस वक्त इतना नहीं था। इसी तरह जो जो हमने ये भी देखा कि हमारे जो नॉर्दर्न चिलास में पिछले चंद दिनों पहले ये इन बारिशों से जो है दर्जा हरारत 48 डिग्री तक चले गए, जो कि एक बिल्कुल ही मुनफरिद जो है वो दर्जा हरारत उस इलाके के हवाले से वो है। तो ये तब्दीलियां आ रही हैं, और इसके लिए हमने जो अपने आप को तैयार करना है, और हमें अभी तक तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन असल में कभी भी प्रायोरिटी हमारी जो है वो माहौल या माहौल से मुताल्लिक जो मसाइल हैं वो नहीं रहे। अब ये जो मसाइल हैं ये माहौल के मसाइल नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और जो हमारी इकोनॉमी है उसके सबके साथ ही रिलेट करते हैं। अगर फसलें जो हैं सही वक्त पे बारिश नहीं हुई, फसलें नहीं हुई, तो फूड सिक्योरिटी का इशू है। अगर जो है हीट आइलैंड शहरों में बन रहे हैं और वो एक सीजन में 2-2 हज़ार लोग जो है सिर्फ गर्मी की शिद्दत की वजह से मर रहे हैं, तो वो हमारे जो है वो ये एक कंसर्न होना जरूर लाजमी बन जाता है। लेकिन हम जो सैलाब की ये जो है सूरत हाल, इस बार जो बारिशें हमारी हुई हैं, प्री मानसून जो है वो बारिशें हुई हैं। मानसून में तो हर साल होती हैं, इस बार जरा जल्दी शुरू हो गया है मानसून। तो डॉक्टर साहब लेकिन कतई कलामी की माजरत, लेकिन हमने तो यही देखा है, जैसे आप भी यही कह रहे हैं कि दहाइयों से हम यही देखते आ रहे हैं कि ये सीजन होता है जून जुलाई के बाद, मतलब जुलाई और अगस्त के महीने में हम अरसा दराज से, मतलब सालों से, दिहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि बारिशें होती हैं, और इतनी शदीद जो है शिद्दत की बारिशें भी होती हैं। और प्लस महकमा मौसमियत की जानिब से बारहा जो है पेशन गोइयां होती हैं, प्रेडिक्शन दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हर साल यही, अब अगले साल भी हम यही बैठ के ट्रांसमिशंस कर रहे होंगे उसके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट की कानों में जूं क्यों नहीं देखती? रिलीफ कैंप्स भी, लेकिन रिलीफ कैंप से देखिए वक्ती रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो वो रिलीफ भी नहीं है। और रिलीफ के नाम पर जो फोटो सेशन का जो बाजार गर्म किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो भी आपके इल्म में होगा। देखें, रिलीफ तक पहुंचने की जो है वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो इतनी बेहतर हो और इतनी इंटीग्रेटेड हो कि हमें इस तरह की सिचुएशन में जब भी जो प्रिडिक्शंस होती हैं, अभी तो इस वक्त हमारे पास जो महकमा मौसमियात है उनकी प्रिडिक्शंस जो है वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, 90% से ज्यादा एक्यूरेट हैं। थोड़ा टाइम का आगे पीछे हो जाता है, एक आध दिन का फर्क पड़ता है, लेकिन ये है कि वो जिस तरह बताते हैं, ये जिस तरह बताया कि 9 स्पेल जो है इस बार मानसून में आएंगे, ये अभी
नवा स्पेल जो है वो जा रहा है। तो अल्लाह करे कि ये इसी पे जो है वो रुक जाए। तो वो हम ये समझते हैं कि शायद ये जो है ये ऐसे ही है, कभी हमने इस लिहाज से सीरियस नहीं लिया, जबकि अब हमें बहुत ज्यादा सीरियस लेने की इसलिए भी जरूरत है कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी, अभी आप देखें कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी फसलें सारी जो हैं वो मतलब है की अर्ली स्टेज पे थी, और वो जो है हमारी फसल, चावल की फसल, हमारी मकई, हमारा जो है गन्ना, तो ये सारे के सारे सफर किया है, पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो उसमें पानी का गुजर हुआ है और वो तबाह हुए हैं। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका में भी बहुत सी ऐसी आफतें आती हैं, चाइना वगैरह में भी आते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन वो फौरन सर मसला यही है, बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे मैंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वहां पर भी तबाहियां मचती हैं, लेकिन हर साल नहीं होता, और उसके बाद उसको जो रिलीफ जो दिया जाता है तो फिर वो एक देर पा रिलीफ मिलता है वहां पे लोगों को। लेकिन ये बदकिस्मती से मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में ये चीजें नहीं हैं जिसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। हमें ओकाड़ा से ज्वाइन किया शहबाज शाहीन ने। शहबाज शाहीन, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आप दिहाइयों से वहां पे कवरेज कर रहे हैं, तो इस वक्त ओकाड़ा की क्या सिचुएशन है, और अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ कैंप्स अगर वहां कायम किए गए हैं वाकई तौर पे, कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए ना कायम किए गए हों, वाकई तौर पे लोगों को रिलीफ देने के लिए अगर कायम किए गए हैं, तो उसकी सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। सना बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको पंजाब की बात करूंगा कि DGPTM के मुताबिक जो 3 दरिया का जो सुपर फ्लड, दरिया चनाब, दरिया सतलुज और दरिया रावी में सुपर फ्लड आया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तीनों दरियाओं में एक टाइम ये सैलाब की सूरत हाल बनी है। और इसमें आज तक DGPTM के मुताबिक 41 हलाकतें हो चुकी हैं, 2.4 मिलियन लोग मुतासर हुए हैं। ये तो आगे DGPTM की आज तक की जो नुकसान हुए हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की बात की, तो मैं पहले ये आपको पूरे पंजाब लेवल की बात बताता हूँ कि सैलाब आ गया, सैलाब में लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, उनके घरों से बेघर हो गए। अगर सरकारी सतह पे अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हम दरिया सतलुज और दरिया रावी दोनों डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा को लगता है, और दोनों दरियाओं ने जितनी तबाही उतारी है और मुतासरीन सैलाब के साथ 1 लाख से जायद एकड़ जमीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की जो ज़ेरे आब आ चुकी है, जिसपे उनकी फसलें, चावल, मकई, चारा, ऐसी फसलें लगी हुई थी जो बिल्कुल खत्म हो गई। अब सबसे मुश्किल काम होता है घर को छोड़ना। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की जो कम से कम 2 से 3 लाख आबादी जो घरों से बेघर हुए हैं, उनके पास छत्ते नहीं है। अब देखिए 14 रिलीफ कैंप लगाए हैं ओकाड़ा मिनिस्टर में, तो 14 रिलीफ कैंप में सरकारी तौर पे जो मैं उनकी बात मानता नहीं हूं, लेकिन 1036 लोग उन्होंने कहा हमारे पास कैंपों में ये मौजूद है। अब मुझे बताएं जो लाखों मुतासरीन हुए हैं वो कहाँ है, उनके पास क्या सहूलतें दी जा रही हैं। अब ये सैलाब जो है वो सैलाब अब निकल रहा है, और दोबारा जो भारत के हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को आगाह किया है कि दरिया सतलुज में फिरोजपुर पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो वो दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये सैलाब आया और सैलाब चला गया, अब आफ्टर जो सैलाब के रिएक्ट होना है वो उस पर हम डिस्कस कोई भी बैठ के कर रहा कि इससे मुक्ति उसमें मोजी मराज जो है वो आ जानी है। 8 से 10 फुट लोग जमीनों में पानी खड़ा है, और इससे जमीनों में पानी खुश्क होते होते अगर पीछे से कोई सैलाब या कोयला नहीं आता और मजीद, तो ये 4 से 5 हफ्ते लगेंगे इसको खुश्क होने में। तो जब मोसी मराज फूटेंगी, उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट कबल से वक्त बाहर काम करेगी, तो ये पूरा उतरा जाएगा। वरना ये लोगों के बच्चों की बीमारियां और ये बच्चों को और बड़ों में ये चीजें जो फैलनी है, उस पर अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी सामने नजर नहीं आई। अब ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे बताएं कि इनके पास काम करने के लिए है क्या। इन्होंने 14 कैंप लगा दिए। 2 दरिया है, दरिया रावी का जो सैलाब है वो मेरा ख्याल है कि ओकाड़ा की तारीख में बदतरीन सैलाब है, ऐसे सतलुज का है। तो इन बॉर्डर बेल्ट पे और इनके तकरीबन गांव 160 गांव जो है वो मुतासर हुए आबादियों समेत।
अब वो घरों में पानी, अब फसलों में पानी, अब बेरोजगारी बढ़ गई, ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। तो ठीक इसके है। लिए सिर्फ उन्हें खाना नहीं चाहिए। अगर 3 लाख लोग मुतासर हुए हैं तो आप 1000 के जो आंकड़े दे रही है सरकारी कि 1036 लोग हमारे पास कैंपों में मौजूद है। ये 14 कैंपों की जरूरत नहीं है, ये एक टाइम का उन्हें खाना देने की जरूरत, ये तो 1% भी नहीं बनता। जिन लोगों लोग मुतासर हुए, काम कहाँ पे हो रहा है? तो काम की बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट को संजीदा होना पड़ेगा, संजीदगी से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पॉलिसी में इन लोगों का जो नुकसान हुआ, मैं कमो बेश उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो 15 अरब रुपए की इनकी फसलों का नुकसान हुआ है। माल मवेशी कितने चले गए, कितने डूब गए, कितने, उनके पास तो माल मवेशी के लिए चारा नहीं है, अपने बच्चों को पालने के लिए, खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल शहबाज शाहीन, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और बात यही है कि जो हम भी बात कर रहे हैं बार बार, और जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जो रिलीफ कैंप के नाम पे जो मजाक किया जा रहा है आवाम के साथ, तो एक तो पहले की तैयारी नहीं है, और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि डॉक्टर साहब जो है ज़्यादा सही कमेंट कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसा कि हमने ये देखा है कि जो कुदरती पानी है, आप इसको कुदरती आफत कह लें, जो बारिशों का जो मीठा साफ पानी है, हजारों क्यूसेक पानी, अरबों बल्कि अरबों क्यूसेक पानी जो है वो ज़ाया होता है। अगर यही चीज़ें, अगर हमारे पास डैम्स हों, तो अगर हम कहीं, हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क से, भारत से अगर कंपैरिजन करें तो कमोबेश भारत के अंदर 6138 डैम्स हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 150 डैम्स हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुज़िश्ता 50 साल में कोई नया डैम नहीं बना, और जो डैम्स हैं उसकी भी इसका जो हालत ज़ार है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सर ये बताइएगा कि हम डैम्स कब बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जब वो पानी आ रहा है तो वो जो दरियाओं में समंदर बुर्द हो रहा है पानी, उसको हम सेव करें तो वही चीज़, वही पानी से हम अपनी ज़राअत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, उसी पानी से फसलें भी जो है वो लोगों की उसमें आबादकारी में मददगार साबित हो सकता है। यानी उस पानी को सेव करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, हमारा मुल्क जो है सरसब्ज हो सकता है। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से डैम्स का जो नारा है वो सिर्फ एक सियासी नारा है। जी, बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो हमारा जो भी प्लानिंग प्रोसेस है, हम हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अब वो बड़ी चीज़ों के लिए आपको एक तो आपको स्पेस चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको टाइम चाहिए। तो और वो चूंकि कुछ भी नहीं होता तो इसलिए वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। जो हमें फोकस करने की जरूरत है वो है स्मॉल से मीडियम डैम्स, और वो ज्यादा से ज्यादा हर, जैसे शहर है या जो भी बड़ा इलाका है वहां पे कम से कम कुछ झीलें हों, कुछ जो है डैम्स हों, जो कि उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये है कि जो मुकामी जो मौसम है, जो लोकल इन्वायरमेंट है, उसको वो उस पुरफजा जो है वो बनाता है, जो दर्जा हरारत है उसको कम करता है। उसके अलावा जो हमने देखा है कि इस्लामाबाद हो या लाहौर हो या कराची हो या कोयटा हो, जितने भी बड़े शहर हैं, उसमें जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो आबादी के बढ़ने के साथ साथ, डिमांड ज़्यादा होने के साथ साथ, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है। इस्लामाबाद में या लाहौर में तकरीबन 500 से 600 फुट पानी जो है वो नीचे चले गया है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए अगर ये छोटे छोटे डैम हो या रिचार्ज करने के लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज हो, रिचार्ज वेल कहलाते हैं, जो कुएं जिस तरह होते हैं, अगर सैकड़ों कुएं अगर मुख्तलिफ जगहों पे बना दिए जाएं तो वो जो है जो अंडरग्राउंड पानी है उसको वो महफूज कर लेंगे। और वो महफूज पानी जो है, जो हमारा जो भी जो शहरी इलाके हैं उसमें पानी के लेवल को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो आपने जैसा कहा, जो पानी जो समुंदर में जाता है वो बुनियादी तौर पर जो है वो ज़ाया नहीं होता। समुंदर को भी मीठे पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि समुद्री हयात जो है वो उसके लिए मीठा पानी जो है वो भी चाहिए होता है, जो कि वो मिक्स करता है और उससे वो जो है वो प्रोडक्टिव जो है वो रोल प्ले करता है। लेकिन सर मेरा सिर्फ मकसद ये था, बिल्कुल खतर कलामी की माजरत सर, मेरा कहने का मकसद ये था कि वो जो पानी समंदर बुर्द होता है, इतना अरबों क्यूसेक पानी है, अगर उसको हम सेव कर लें
तो हाँ फिर जी। हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा होंगी। सर हमारे साथ आप ज्वाइन रहिएगा। हमें आप तीनों मेहमानों से मैं कहूँगी, शहबाज शाहीन और ओकाड़ा से हमने ज्वाइन किया, और शेख नईम साहब जो कि साहिवाल से, और डॉक्टर साहब आप यहाँ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप तीनों मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख नईम साहब, सूरत हाल से आपने आगाही दी कि रिलीफ कैंप्स भी कायम हैं, लेकिन अब ये बताइए कि जब रिलीफ कैंप्स तो कायम हो जाते हैं और अभी जो सूरत हाल है इलाके की, तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है पानी भी बहुत शदीद है, उसके बाद जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उससे नबरदाज़मा होने के लिए जो रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं वहाँ पे अद्वियात मौजूद हैं या अद्वियात की भी किल्लत है वहाँ पे? जी शेख नईम साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? सना देखिए, ये कितना बड़ा डिजास्टर है, नेशनल डिजास्टर है। इसमें जो लोग अफेक्ट हुए हैं तकरीबन पंजाब में 33 लाख 63,000 लोग मुतासर हुए हैं। तो ज़ाहिर है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारे कैंप लगाएंगे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की बात करें तो 82,000 जो है वो अफेक्ट हुए हैं, जबकि साहिवाल में 19 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जिसमें रेस्क्यू 112 के इदारे, उसके साथ पाक फौज और दीगर इदारे, हेल्थ के इदारे और एजुकेशन डिपार्टमेंट सभी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जितना बड़ा डिजास्टर है और जितने ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं रिलीफ कैंप्स में, उतनी ज्यादा उन्हें सहूलतें तो नहीं दे रही। और ये भी बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि हम लोग जब ऐलान कर रहे होते हैं कि ये सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है, लोग जो बेड पर बैठे होते हैं तो जाने को तैयार नहीं होते। जब सर पे आ जाती है, पानी सर पे आ जाता है, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, फिर अपने जानवरों के साथ वो निकलते हैं, तो आमतौर पर वो रिलीफ कैंपों का कम ही रुख करते हैं, क्योंकि रिलीफ कैंप में अदम सहूलियात होती है, सहूलियात की कमी होती है, तो इस वजह से रिलीफ कैंप का रुख नहीं करते, अपने रिलेटिव पे चले जाते हैं। लेकिन ज़रूर इंसानिया साहिवाल की जो लड़ाई इंसानी है वो कोशिश तो कर रही है कि लोग कैंपों में आए और वहाँ पे आकर रहें, उनको खुराक भी दी जा रही है, जबकि उन्हें बहुत सारी जगहों पे जो रिलीफ कैंप है उनमें मेडिकल कैंप नजर आए, वहाँ पर अद्वियात भी हमें नजर आई है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों की गहमा गहमी हमें कम दिखाई दी है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग रिलीफ कैंपों में रहने की बजाय अपने रिलेटिव की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर रहने को तरजीह देते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि इसको बहुत ज्यादा प्रॉपर इंतजाम है, मरियम नवाज साहबा ये सारा कुछ मॉनिटर तो कर रही है, लेकिन ऐसे तो अगर हम कहें कि बहुत सारे प्रॉपर इंतजाम है और अब तो भी रिक्वायर्ड है, तो वो मैं ऐसे ही कहूँ कि बहुत सारा ऐसा ही सिलसिला चाह रहा है कि लोग मेरी रू नथी। बाकी ये सिलसिला एक कोशिश है जिला इंतजामिया की, पाक फौज बहुत सारी कोशिश कर रही है, रेस्क्यू गवर्नमेंट के इदारे अमली तौर पर बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और लोगों को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आवाम के साथ जो उनके जानवर हैं उनके लिए चारे की कमी की बहुत सारी शिकायत है, उसके साथ खाने पीने की कम मिलने की शिकायत है। अक्सर लोगों को हमने जब रिपोर्टिंग की तो उस वक्त हमारी जब लोगों से बात होती थी तो वो कह रहे होते थे कि हमारे पास अगर 5 जानवर है तो सिर्फ 1 जानवर के लिए चारा दिया जा रहा है, जबकि खाना भी वो टाइम पर तो नहीं होता। जाहिर है कि जब लोग बेघर हो जाते हैं तो सारी सहूलियात उन्हें घरों जैसी सहूलियत। लेकिन नईम शेख साहब, जो इत्तलात मौसूल हो रही थी वो ये भी हो रही थी कि लोग ये भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि अब तक रिलीफ कैंप के लिए हमारे पास तो अभी तक कोई इमदाद करने के लिए लोग पहुंचे ही नहीं हैं हम तक। तो उन इलाकों के हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि फिर लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे, जब अभी तक वहाँ पे अमला पहुंचा ही नहीं है। असल में ये बात काफी हद तक ठीक है, जितना एक बड़ा डिजास्टर है और जितना ज्यादा इलाके में तबाही मची है, हर एक लोगों की पोज में ना इंतजामिया होती है, ना इंतजामिया की पोज में बहुत सारे लोग होते हैं। जो एक खास निर्देश होता है 5, 7, 8 किलोमीटर का सर्कल वाला, वो तो कवर हो जाता है। लेकिन लोग जो फ्लड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग घरों से निकल कर अपने रिलेटिव की तरफ जब चले जाते हैं तो उनका अप्रोच कम होती है। लेकिन जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी शिकायत ऐसी होती है कि इंतजामिया उन तक नहीं पहुंची। तो ये मामला अभी चल रहा है, ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसमें हमें एक कौम होकर आगे बढ़ना होगा और एक कंसेंसस के साथ, जैसे अभी डॉक्टर इजाज साहब कह रहे थे, शहबाज शहीन साहब कह रहे थे कि ये मतलब इसमें हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और इसको देखना पड़ेगा कि हर साल जो सैलाब आते हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर साहब की बात बहुत सारी ठीक थी कि छोटे लेवल पे हम जितने भी डैम हो उनको शुरू तो करें कम अज कम। उसके अलावा उन्होंने एक वेल की बात की, बोरिंग सिस्टम जो इंटरनेशनली राइज है
वहां पे पानी इकट्ठा नहीं होता, वहां पे भी सैलाब आते हैं लेकिन नहीं होता, गलियों में पानी इकट्ठा नहीं होता, ऐसे ठीक है। खेतों में पानी इकट्ठा नहीं होता। तो उन्होंने एक सिस्टम के तहत निजाम चलाया था, लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम है चलाने वाला कोई नहीं है। हमें उस वक्त देखते हैं जब हमारे सर पर आती है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी कभी नहीं रही कि सैलाब आएगा हम इससे निपटेंगे। तो यही वजह है कि अदारे जो बने हुए हैं वो भी इनमें फैक्टर है। जब सर पर आती है तो फिर संभालते हैं यार ये क्या करें, तो उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जाने मानना चाहूँगी, ज़रा ये बताइए कि जो मौसमियाती तब्दीली है उसका सैलाब पर कितना असर पड़ता है, और क्या हमारी जो शहरी मनसूबाबंदी है वो सैलाब के हिसाब से है? क्योंकि जो बड़े शहरों में जो नाले बढ़ने की वजह भी बताई जाती है कि वो बद इंतजामी है या बारिश की शिद्दत है। देखिए, बद इंतजामी तो खैर बहुत ज्यादा है इस हवाले से कि जो हमारे जितना भी जो अर्बन प्लानिंग है वो नाम की हद तक तो मैं समझता हूँ कि शायद है, लेकिन अदरवाइज आप ये देखें, ये जो इस वक्त रावी का जो वो रूडा जो है वो एन दरिया के दरमियान में जो है, दरिया के साथ जो है वो पूरा प्रोजेक्ट जो है जिसमें मेरे ख्याल में 1,50,000 40,000 एकड़ जगह जो है वो उसके लिए मुख्तस की गई थी। तो वो जो है बिल्कुल दरिया के किनारे, दरिया पे आबाद है। जबकि दरिया को ये कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं 50 से 100 साल में भी अगर कोई एक इवेंट ऐसा होता है जो कि खतरनाक हो, तो उसके लिए आपको रिवर बेड जो है, जितना उसकी जगह है रिवर की, वो आपने देनी है। अब इस्लामाबाद में जब बारिशें शुरू जब हुई हैं, उसमें क्या हुआ, 2022 में भी ये हुआ कि E11 सेक्टर जो है इस्लामाबाद का, यहाँ पे वो एक नाला था जिसका जो वैसे उसकी विड्थ थी वो तकरीबन 80 से 100 फुट के करीब थी। उसको एक आध प्लॉट और घर बनाने के लिए उसको छोटा करके 20 फुट पे ले आए। अब 20 फुट पे अगर जब देखते हैं तो वो जो 80 फुट में पानी गुजरता था वो 20 फुट से गुजरेगा, तो वो तो पानी का प्रेशर भी ज्यादा होगा और अल्टीमेटली जो भी रास्ते में चीज आएगी वो उसको तबाह करेगा। इसी तरह जो इस साल हुआ है कि जो इस्लामाबाद में जो रावल डैम का सारा कैचमेंट एरिया, सिमरी डैम का जो कैचमेंट एरिया है, उस पे घर, कॉलोनियाँ, बहुत सारी जो है आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आबाद है। और वहाँ से आप चले जाएं रावल डैम से लेकर चक्री तक, आपको आबादी को मुख्तलिफ टाउन्स हैं जो बन रहे हैं, DHA है, बहरिया है, बहुत सारी आबादियां हैं जो वहां पे बनी हुई हैं। अब वो सारा का सारा जो है वो दरिया का इलाका था। दरिया के इलाके को आपने सुकेड़ दिया। अब दरिया की जो बारिश की जो शिद्दत है वो इस बार ज्यादा थी, उसकी वजह से वो, और दरिया वैसे ही जो रास्ता सुकेड़ दिया। इसी तरह स्वात में हुआ, इसी तरह जो है अब जो बनेर वगैरह में हुआ वो ये हुआ कि जो जंगल था वो सारा साफ कर दिया। तो लेकिन चूंकि हम अर्बन प्लानिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग में जो दरिया का जितना भी रास्ता है उसको आपने छोड़ना है, चाहे वो 100 साल में एक इवेंट भी हो, लेकिन वो उसको इसी तरह जो नाला ले है यहाँ पे डॉक्टर साहब, लेकिन मसला ये है, हमारे पास मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि दरख्तों की कटाई कर दी गई है, हम यही देख रहे हैं कि जो तजावुजात कायम की गई हैं, तो वहाँ पे एक तो लोगों को, और जो प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं, कल भी हम बात कर रहे थे इस पे कि जो प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं उसका NOC गवर्नमेंट देती है ना, आप और मैं तो नहीं देते, तो उसकी इजाजत ही कैसे देती है, कैसे वो तामीरात हो जाती है? कि ऑब्वियसली जब वहाँ पे दरख्तों को काट कर वहाँ पे तामीरात की जाएंगी तो फिर यही सारी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा और फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, ये देखें, पानी का जो रास्ता है अगर आप उसको जो है कम करेंगे, छेड़ेंगे, पानी ने अपना रास्ता लेना ही लेना है। बिल्कुल ऐसे वो जो है वो उसने इंतजार नहीं करना कि जी वो कोई आए इजाजत दे। हर प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो जाती है, उसको अप्रूवल होती है, पब्लिक हियरिंग होती है। लेकिन हमारे यहाँ शॉर्टकट्स लग जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नहीं होने चाहिए वो हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो फिर उसका खुमियाजा जो है वो हम उस वक्त तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में जो खुमियाजा जो है वो अगली नस्लें शायद भुगते हैं या जो भी है। आपने देखा पिछले साल जो स्वात में क्या हुआ, स्वात में ये हुआ कि जी वो वहाँ पे होटल जो है वो इतनी तामीर कर दिए कि दरिया का रास्ता ही जो है तकरीबन वो बहुत मुख्तसर छोटा हो गया। अब वो दरिया इतना गशिंग पानी आया, वो पूरे के पूरे 2-3 मंजिला होटल जो हैं वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। 2 साल बाद फिर वहां पे लोगों ने वो बनाना शुरू कर दिया।
मैं नाला लई की बात कर रहा था जो रावलपिंडी में है। अब ये नाला लई में अभी बारिशें हुई हैं, घर तबाह हुए हैं। जैसे ही ये जो है मौसम जरा बेहतर होगा, फिर दोबारा से वहां पे जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और ये सारी हुकूमत के सामने ये जो है वो समहाउ वो उसको हुकूमत को नजर नहीं आता। मैं अपने घर के बाहर अगर थोड़ी सी भी इंक्रोचमेंट कर लूं तो दूसरे दिन जो है वो वहां पे लोग आ जाते हैं और आके कहते हैं कि आपने गलत किया। लेकिन इतने मैसिव जो डेवलपमेंट सर, लेकिन जिस दिन आपने भी उनका जेब गरम कर दिया और आपने भी एक लिफाफा पकड़वा दिया, तो फिर आपको भी वहां पे तजावुजात बनाने की इजाजत दे दी जाएगी। ये अलमिया है हमारा। शहबाज शाहीन की तरफ रुख करेंगे। शहबाज शाहीन, की बताइए, ओवरऑल अगर हम पंजाब की बात करें, और जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बयान दिया कि जी हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मरीम नवाज भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं, उन्होंने भी कहा कि जी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम पानी को सेव कर सकें और इस कुदरती आफात से निमट सकें। लेकिन मेरा सवाल कि ये सिर्फ बयानात हैं, क्योंकि हम हर हुकूमत में जो लोग आते हैं वो इसी तरह के जो है बयानात, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो है सैलाब एक इवेंट बन गया है, तो उस इवेंट को जो है कैश करती है गवर्नमेंट, और आके ये एक ट्रेंडिंग, मुझे लगता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक होता है सैलाब के दिनों में कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और अपने बयानात देते हैं और जी हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि हुकूमती नुमाइंदे पहुंचे, रिलीफ देने के नाम पे वो फोटो सेशन हुआ, और जैसे ही वो फोटो सेशन कंप्लीट हो गया वहां से सारी चीजें गायब हो गई। तो ये तो अलमिया है। तो पूरे ओवरऑल पंजाब की अगर बात करें तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए सना, अगर आप हुकूमतों की बात करें, आप पंजाब गवर्नमेंट की करें या फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको ना बैठ के लेके जाता हूँ। इससे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास पानी ज्यादा आ जाए तब भी मुसीबतों से झल के जाना पड़ता है। अगर पानी नहीं आता तो खुश्क साली की सूरत हमारे वो भी हमारी नुकसान होता है। तो लास्ट टाइम जब 2010 में फ्लड आया था तो उसको सुपर फ्लड का नाम दिया गया, और उस वक्त की हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारे साथ मसला ये ज्यादा पानी आ जाता है, सैलाब का पानी ज्यादा आ जाता है तो हम रोते हैं हाय हम डूब गए, पानी कम होता है तो फिर हम बोलते हैं कि हाय हम प्यासे मर गए। ये तो अलमिया है सर, हम क्या कर सकते हैं? ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम जो है हर साल बेवकूफ बनती है, इनको अखबारों में भेजती है, वोट देती है। अभी गुज़िश्ता दिनों में जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो हुकूमती एक नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा था कि जी ये तो बात है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो वोट बैंक है फिर वो अगली दफा हमें वोट नहीं देगा। तो मैंने कहा सर आवाम बड़ी मासूम है, वो बेचारी वोट देती है, फिर वोट देती है, फिर आप लोग को ऐवानों तक पहुंचाती है, फिर आप लोग इख्तिदार में आते हैं और फिर वो वादे दावे सब भूल जाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, जब हम सैलाब की बात कर रहे हैं तो हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं वो वाकई रिलीफ कैंप होते हैं या वो सिर्फ एक फोटो सेशन होता है या ये कोई अमली इक़दाम होता है? इसकी खले खुल के रह गई जब ये इलाका है हेड त्रिमो का, जहाँ पे 18 हज़ारी है, वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया ने रिलीफ कैंप लगाया। इसकी फुटेज हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया गया और जब वहाँ पे फ़ोटो सेशन मुकम्मल हो गया तो ये जैसे कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रिलीफ कैंप लगाया गया ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। जब वो फोटो सेशन मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं वो तमाम वहाँ से सामान उठाकर रवाना हो रहे हैं, जैसे कि आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं। और जब ये खबर चैनल 5 ने चलाई तो वहाँ के डीसी ने हमारे रिपोर्टर को फ़ोन किया और हमारी निशानदेही के ऊपर फिर उन्होंने दोबारा से वहाँ पे रिलीफ कैंप लगाया। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वो मनाज़िर हैं जो हमारी जो है रिपोर्टिंग के ऊपर, हमारी खबर के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन लिया गया और दोबारा से वहाँ पर कैंप्स का क़याम किया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुख्तार शामी जो कि ब्यूरो चीफ सक्खर हैं, और इसके अलावा मलिक वजाहत ब्यूरो चीफ मुल्तान है, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और शहबाज शाहीन उकाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार शामी आपकी तरफ आऊँगी। मुख्तार शामी ये बताइए कि जैसा कि आपने भी फुटेजेस देखी होंगी तो वहाँ की क्या सूरत हाल है सक्खर की, और वहाँ पे इस वक्त आप जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसको किस हद तक मुतारिक देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो हम सूरत हाल जो है सैलाबी रेले की उस पर बात करते हैं कि पंजाब के बाद सिंध की जानिब जो है वो खौफनाक सैलाबी रेला बढ़ रहा है, जो 48 घंटों में पंजनद के मुकाम पर पहुंचेगा और उसके बाद ये गुड्डू पहुंचेगा। दरिया सिंध में पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर कच्चे के इलाके
जेरे आब आने का खदशा है। घोटकी से लेकर सक्खर तक, कश्मीर तक, ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कच्चे के इलाके हैं जो जेरे आब आएंगे और वहां से अभी तक जो है नकल मकानी शुरू नहीं हुई है। वो इलाके जो इंतहाई हिट हो सकते हैं वहां से तो नकल मकानी हो रही है, मगर वहां के जो मकीन हैं वो कैंप्स में नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ अपने रिश्तेदार हैं या कच्चे के जो जमींदार हैं उनके शहरों में भी बड़े पैमाने पर मकानात हैं, वो वहां मुंतकिल हो रहे हैं। ठीक है। महकमा आपाशी और जिला इंतजामिया हाई अलर्ट है, जबकि सिंध में सिंध रेन फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। 24 घंटों की बुनियाद पर ताजा सूरत हाल जो है वो जारी करेगा। PDA में जो है पंजाब में मजीद बारिशों का नया स्पेल जारी हो गया है जो सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना सकता है। ठीक है मुख्तार शामी, बिल्कुल मजीद उसको खतरनाक बना सकता है। और लेकिन हम रुख करेंगे, शहबाज शाहीन से बात कर लेते हैं। शहबाज, ये बताइए कि जो जंग में जो सूरत हाल आपने देखी, अभी हमने फुटेज भी दिखाई अपने नाज़रीन को, तो वहाँ पर जो हेड त्रिमो के मकाम पर जो 18 हज़ारी का जो जगह है जहाँ पे ये सैलाबी रेला गुजरा और वहाँ पे ज़िले इंतज़ामी की जानिब से रिलीफ कैंप कायम किए गए, और जब वो फोटो सेशन हो जाता है तो वो पूरा रिलीफ कैंप के जो सामान है, चारपाइयाँ, एक्सरसाइज, जो भी सामान था वहाँ पे इंतज़ामिया लेकर जा रही थी। लेकिन जब चैनल 5 ने रिपोर्टिंग की और खबर शाये की कि वहाँ पे जो सूरत हाल हुई है फोटो सेशन के बाद, तो DC ने फ़ोन किया और उन्होंने दोबारा से इस बात की यकीन दहानी करवाई और हमारी खबर के बाद वहाँ पे दोबारा से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। तो ये जो सूरत हाल वहाँ पे देखी है आपने, तो अब अगर हम सवाल उठाते हैं हुकूमत के ऊपर तो ये जायज़ बात है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि रिलीफ कैंप्स अभी कायम तो कर दिए गए लेकिन वहाँ पर खुराक की किल्लत, वहाँ पे अद्वियात की किल्लत, वहाँ पे पीने का साफ पानी की किल्लत है। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि आपके कोरस्पॉन्डेंट चैनल 5 ने एक निशानदेही की और डिप्टी कमिश्नर ने उस पर नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद दोबारा लगा दिया। असल में मुझे ये बताइए, ये बड़ा मासूमाना सवाल है कि क्या डिप्टी कमिश्नर के कहने पे वो रिलीफ कैंप लगा, क्या उसके कहने के बगैर उतर गया था? ऐसा नहीं है। ऐसी मिसालें हम पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में देखते रहते हैं। और कैसे ये पहले आपने फोटो सेशन करने के लिए जो कर लिया, जो आपने गरीबों को खाना खिला रहे हैं, दे रहे हैं, वो फोटो सेशन के बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन बात मैं फिर आपसे करूंगा कि मैं इस पॉलिसी की बात करूंगा। इसका जो हमारा काम है हम उस पे करेंगे कि पॉलिसी क्या है, कब होना है, कब इंप्लीमेंट होना है। तो मैं आपसे बात कर रहा था तो आप ब्रेक पे चली गई कि 2010 में लास्ट टाइम हमारा फ्लड आया जिसे सुपर फ्लड का नाम दिया गया। बिल्कुल। और 2012 में उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो हुकूमत थी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि दरियाओं के, नदी नालों के, पहाड़ों के और जहां जहां से पानी की गुजरगाहें होंगी वहां पे इंक्रोचमेंट नहीं होगी और कोई तामीराती, कोई सोसाइटी के NOC नहीं दिए जाएंगे। और पिछले हफ्ते जब 25, 26, 24 को अगस्त को ये हमारा सैलाब का स्टार्ट हुआ है तो उससे 2 दिन बाद NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब ठीक है। शहबाज शाहीन, खतर कलामी की माजरत, आपको यहाँ रोकेंगे क्योंकि हमें ज्वाइन किया है समीना मतलूब साहबा ने जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। समीना साहबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। समीना साहबा बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सैलाब की जो सूरत हाल है, जाहिर सी बात है आप लोगों की नॉलेज में है और आप भी सारी सूरत हाल को देख रही हैं, क्या कहेंगी आप इस वक्त जो हम हर साल की तरह हम उसी पेज पे खड़े में हैं कि उसी मकाम पे खड़े हुए हैं कि वही तबाही, वही लोगों के माल मवेशी तबाह, लोगों की फसलें तबाह, लोगों की जानों का ज़िया, लेकिन हम इसका कोई देर पहल क्यों नहीं निकालते? रहीम, ये बातें बिल्कुल ठीक है। हम भी सोचते हैं कि ऐसा मनसूबा साजी ऐसी होनी चाहिए जिससे इसका हल निकले। लेकिन देखिए ये कुदरती आफात है, इसमें इसका तदारुक नहीं हो सकता। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स हम अपनी आवाम के लिए कर सकते हैं। अब देखें, लोग जहाँ जहाँ बसते हैं हम उनके बसेरों को नहीं रोक सकते। हाँ, वक्त के मुताबिक जैसे हालात हो, मौसमी हालात जैसे बिगड़े, हम उनको एक प्रोटेक्टिव मकामात पे में शिफ्ट कर सकते हैं। उनको खाने पीने की और उनकी
जिंदगी की हिफाजत के मैयर दे सकते हैं, क्योंकि उनका रहना और बसना, ये सैलाब जो होते हैं या क्वैक्स जो होते हैं, अर्थक्वैक्स जो होते हैं, ये कहीं या कोई जगह देख के नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें उस मुश्किल हालात के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो, क्योंकि हम दरियाओं के रुख तो नहीं मोड़ सकते जो इस वक्त बहुत ओवरफ्लो हुए होते हैं। समीना साहब, बात तो आप बड़ी अच्छी कर रही हैं, और ये लेकिन वही वाली बात है कि ये बातों से खाली पेट नहीं बढ़ता। बात ये है कि हम दिहाइयों से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर साल सैलाब आता है। हम डेवलपमेंट कंट्रीज की बात करते हैं, कुदरती आफात वहां पर भी आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में आती है। कुदरती आफात जो है अमेरिका में भी आती है, यूरोप कंट्रीज में भी आती है, लेकिन वो हर साल की बुनियाद पे नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसकी तैयारी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, ऐसे डेवलपमेंट की जाती है, ऐसे स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं जिससे इस तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारी की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीजें नहीं होती, सिर्फ वादे और दावे होते हैं। और जैसे कि अभी और रिलीफ कैंप आप जैसे कह रही हैं कि हम उनकी वो बसते हैं वहां से, अब हम उसको नहीं वो कर सकते, और दरिया है, सॉरी सैलाबी रेला है, उसको रोक नहीं सकते। कुदरती आफत है, बेशक कुदरती आफत है, लेकिन उसको निपटने के लिए हमारे पास डैम्स क्यों नहीं बनते? समीना साहबा, पाकिस्तान में इस वक्त और वाटर रिजर्व की अगर बात की जाए तो जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 100 कम से कम जो है वो 120 दिन का पानी जो है वो सेव होना चाहिए। हमारे पास तो सिर्फ 30 या बहुत मुश्किल से 32 से 35 दिन का पानी होता है। तो हम सारी सूरत हाल के ऊपर हम कब इसके ऊपर वर्किंग करेंगे? खाली बयानबाजियां करते रहेंगे हम तो हल तो कोई नहीं निकलेगा देर पा। आप मेरी बात करें, मैं उसी तरफ ही आ रही थी कि हमारा सोल्यूशन क्या है। हमें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें नहरी निजाम को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा। हमारे आप कभी याद करें गांव में, इलाकों में टोबे बने होते थे जहाँ पे रिजर्व पानी जो एक्स्ट्रा होता था वहां पे जमा हो जाता था, लेकिन अब वो टोबे किधर है? अब वो नहरी निजाम किधर है? इस सिस्टम को हमें रीमैनेज करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा, इसको मजीद एडवांस करके इसको प्रमोट करना पड़ेगा। ये बकायदा मनसूबा साजी करनी पड़ेगी। या अब हम सब मिलके, मैं तो खुद इस हक में हूँ कि हम हर साल लोगों के इतने नुकसानात, फसलें, किसान तबाह बर्बाद, लोगों के घर बर्बाद, मोबाइल बर्बाद हो जाते हैं, ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हम एक एडवांस कंट्री नहीं बन सकते क्या? हमने डेवलपिंग ही रहना है। हम डेवलप कंट्री कब बनेंगे? हमें डेवलप कंट्री बनने के लिए एक अच्छी मनसूबा साजी करनी है और हमारे अपने नहरी निजाम को बहुत अच्छा बनाना है, जिससे ये हमारे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जब ओवरफ्लो होता है ये फौरन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बहुत ज्यादा डिजास्टर से लोग बच जाए। मकसद तो यही है कि इसे ही प्रमोट करना चाह रही हूँ। मैं तो खुद इसी तरफ आ रही थी, तो आपने पहले ही वो बात कर दी। हमें करना चाहिए। हर मुल्क में देखिए जी, ये डिजास्टर आते हैं जो नेचुरल होते हैं, वो उनकी आवाम पे भी असरअंदाज होते हैं, लेकिन वो और उसका सदुपयोग भी करते हैं। लेकिन क्या हम सदुपयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके लिए एक जामिया मनसूबा साजी की जरूरत है, जो कि मैं गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से अपील करती हूँ, और मैं बल्कि बार बार अपील करूंगी और लिख के सेंड करूंगी कि इस पे एक जामिया मनसूबा बनाए। और ये जो कॉलोनियां और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन अपने बड़े बड़े नालों के ऊपर बनाई है, नहरों के ऊपर बना ली है, रास्ते बंद कर दिए हैं, उन सब को अबॉलिश किया जाए और हमारे ये पानी के फ्लो के रास्ते को बहाल किया जाए, क्योंकि पानी अपना जो परमानेंट फ्लो होता है वो रास्ता नहीं छोड़ा करता। हमने समुद्रों में देखे इतने कट्स डाल डाल के वहां पे कॉलोनियां बना ली, वहां पे घर बना लिए, लेकिन जब सैलाब आता है वो अपने वही रास्ता अडॉप्ट करता है, तो वो उनको मलियामेट करता चला जाता है। समीना साहबा, यही मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, लेकिन मसला सारा ये है
कि अगर एक आम आदमी, लेट सपोज मैं अपनी बात कर लेती हूँ, अगर मैं अपने घर के सामने जो है अगर एक्स्ट्रा कुछ लैंड जो है वो कवर करके मैं कुछ बनाती हूँ तो फौरन जो है वो टीम आ जाएगी और फौरन इंतजामिया आ जाएगी और वो उसको तोड़ के चले जाएंगे कि आपने ये गैर कानूनी जो है तामीर किया है या ये इंक्रोचमेंट है। लेकिन इनको कैसे जो है नोटिस मिल जाते हैं कि ये दरियाओं के ऊपर या ये दरख्त काट के और उस रूट के ऊपर जहाँ पे सैलाबी रेला गुजर सकता है उन रास्तों के ऊपर कैसे तजावुजात कायम हो जाते हैं, कैसे एनओसीज दे दी जाती हैं, कैसे अप्रूवल मिल जाते हैं? अच्छा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं बहुत दफा, हजारों दफा ये सोचती हूँ कि ये कैसे ये लोग हासिल कर लेते हैं और किन लोगों से हासिल करते हैं एनओसी, और ये किसी को समझ में नहीं आती। और फिर जब ऐसे हालात बनते हैं तबाही के, फिर सारे मुंह में उंगलियां दबा के बैठे होते हैं। ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये जो मेन कल्प्रेट है, जो मेन इन लोगों को शह देने वाले लोग हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। ये बड़ी मछलियां जो हैं, ये तालाब की छोटी मछलियों को भी तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाती है। ये बड़ी मछलियों का शिकार करना चाहिए कि ये कैसे एनओसी हासिल कर लेते हैं और किन लोगों से करते हैं। उन्हें पकड़ना चाहिए। सबसे पहले इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद हमारा जामिया मनसूबाबंदी होनी चाहिए जिसके तहत हमारा पानी इतने इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि जो डिजास्टर इतने लोगों को बर्बाद करता है उसमें काफी हद तक कमी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा समीना साहबा, आपकी नज़र से भी आपके गोशगुजार हुआ होगा ये जो इशू है। जंग की मैं बात कर लेती हूँ आपसे। जंग में जो है हेडत्रमो के मकाम पर जो 18 हज़ारी की जो जगह है वहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए थे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और वो जब ज़िला इंतज़ामिया आई और जब वहाँ पे सारा फ़ोटो सेशन हो गया कि जी बड़े रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और लोगों को बड़ा जो है वहाँ पे रिलीफ के लिए लोगों को सेफ पैसेज दिया गया है, वहाँ पे सेफली पहुँचा दिया गया है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो सेशन मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया, वो सारा सामान उठा के ले जा रहे थे। तो जब चैनल 5 ने जो है इसकी निशानदेही की और खबर चलाई तो उसके बाद इस पर नोटिस लिया गया और वहाँ के डीसी ने हमारे रिपोर्टर को फ़ोन किया और उनको हमारी निशानदेही पर वहाँ पे दोबारा से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये रिलीफ कैंप्स लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि जी आपने फ़ोटो सेशन किया, आपने बस दिखा दिया कि जी हम लोगों को जो है बड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं, और उसके बाद ये कैंप्स उखाड़ दिए जाते हैं, सारा सामान लेके चले जाते हैं। अगर मीडिया जो है इस चीज़ की निशानदेही ना करे तो लोग तो वैसे ही बेसरो सामान जो है खुले आसमान तले खड़े हुए हैं, तो उनकी मजबूरी के फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहिए। क्या समझती हैं आप? मैं समझती हूँ कि हमें अंदर और बाहर से अपने आप को सच्चा साबित करना चाहिए। हम जो बाहर से हैं वही हम अंदर से हों, जो अंदर से हैं वही हमारा बाहर, हमारा जो अमल है वैसा ही हो। हमें जो दिखावे की दुनिया है उसका फायदा नहीं है। अब आप ये देखें, आपने हाईलाइट किया, आप इंडिकेट किया, और ये मीडिया का ही रोल है जो ये काम करता है। तो इज्जत अफजाई तो नहीं हुई ना, तो ऐसे कामों की इज्जत अफजाई तो नहीं हुई। दोबारा आना पड़ा, दोबारा वो लगाएंगे, तो पहले ही लेकिन ये तो एक जगह थी जहाँ पे निशानदेही होगी, ऐसे कई ऐसे मकामात होंगे जहाँ पे ये हुआ होगा। तो समीना साहबा, वैसे ही हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि जी जो रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं ये कोई देर पा हल नहीं है, ये वक्ती रिलीफ है और वो भी हर किसी को नहीं मिल पा रहा होता, उसमें बहुत से मुश्किलात होती हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि जितना बड़ा डिजास्टर है या जितना बड़ा डिजास्टर आता है उसको उस हद तक आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास उतने वसाइल नहीं है। हमारी अपनी भी कोताहियां हैं, हमें भी उसको, हम हर चीज पे, हम वही कहते हैं ना कि हम हर चीज का मलबा दूसरी चीजों पे डाल देते हैं। हम अपने आप को सेव करने के लिए हम हीले बहाने तलाश कर रहे होते हैं कि जी ये कुदरती आफत है, बेशक कुदरती आफत है, लेकिन उसके बाद जो रिलीफ कैंप्स जो है वो उसमें भी ये हरकत हो और इस किस्म का बिहेवियर हो तो फिर आवाम बेचारी कहाँ जाएगी? वैसे ही वो परेशान है, उनके सारी चीजें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, पता नहीं कितने लोगों की तो वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और फिर उसके ऊपर इस किस्म का बिहेवियर, तो ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। बहुत तकलीफ दे अमल है। मैं आपको बताती हूँ, ये
मेरी अपनी जाती एक एनजीओ थी जो मैं अपनी ही टेम से चलाती थी। वो मैं किसी से न कभी डोनेशन लेती थी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, तो मैं सैलाब ज़दगान इलाकों में अपने दिल की खुशी के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए उन लोगों के पास जाती थी, कैंप लेके अपने पास से मेडिसिन लेके जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी। और मैं क्यों करती थी? अपने दिल की तसल्ली के लिए करती थी कि मुझे मेरा जो फील्ड है वो अवाम की खिदमत है। तो क्या हमारे पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स हैं तो वो अपने आप को डिवोट नहीं कर सकते? अगर हम 2 या 4 दिन के लिए अपने अपने पॉकेट से कैंप लगा लें। मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मैं लोथरा में मेरा हॉस्पिटल है। मैं एक गरीब इलाके में बैठी हूँ, मैं गरीब लोगों को रिलीफ भी देती हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद भी एक जज्बे के तहत जाती हूँ। और अगर मैं अकेला बंदा जा सकती हूँ तो हमारे मुल्क में कितने डॉक्टर्स हैं, वो क्यों नहीं जाते? चले वो अगर गवर्नमेंट उन्हें एड दे, मैं नहीं समझती कि भी हम सारी जिंदगी कमाते ही रहें। अगर 2 दिन या 4 दिन हम किसी मजबूर इंसान पे लगा भी देंगे तो ये इसमें हमारी एक सेटिस्फेक्शन है और इसका अजर खुदा की जात ने देना है। तो ये हम सबको मिलजुल के करना चाहिए। हमारी नीयतें, हमारी जो सोच विचार है वो इतनी 2 नंबर हो चुकी है। हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। हमें हर वक्त नाकामी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम सारे ही यक जुबान और यक सोच के मालिक नहीं है, एक सच्चे दिल के मालिक नहीं है। हम अल्लाह की जात पे यकीन रखने पे यकीन नहीं रखते कि अल्लाह ताला की खुशनुदी ही हमारे लिए फतह का रास्ता है। बेशक बेशक। तो ये करना चाहिए। मैं आवाम को अपील करती हूँ, तमाम डॉक्टर्स को भी अपील करती हूँ कि ये सारे डॉक्टर मैदान में आए। सारी उम्र पड़ी होती है कमाने के लिए। अगर कोई 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन कोई नहीं कमाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये अल्लाह की राह पे लगाएंगे, ये अल्लाह के साथ तजारत है, तो अल्लाह ताला आपको पता कितना नवाजेगा। ये हमें एक एक फर्द को अपनी अपनी स्किल के मुताबिक। समीना साहबा, अपनी मदद आपके तहत बहुत से लोग हैं जो इस वक्त अपनी मदद आपके तहत भी जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और लोगों तक सिर्फ। और अगर हम पाक फौज की बात करें तो पाक फौज के जवान बड़े मुतहरिक हैं और इस वक्त लोगों को सैलाब से निकाल कर जो है वो लोगों तक वो सेफ पैसेज दे रहे हैं, उनको रिलीफ कैंप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा शिकवा जो है वो हुकूमत से इसलिए है क्योंकि हुकूमत है, उनकी गवर्नमेंट है, लोगों ने वोट देकर आपको ऐवानों तक पहुंचाया है, तो शिकवा करना तो बनता है मैडम आपसे, आपकी हुकूमत से। नहीं, मैं तो खुद अपील कर रही हूँ। हमारी देखिए आर्मी हर वक्त, हर जगह और हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ होती है। मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। आर्मी मेरे लिए एक, जिसे कहते हैं, मेरे दिल में उनका एक खूबसूरत रंग है। वो उसके मुताबिक मैं उन्हें अमल पैरा होता देखती हूँ और वो करते हैं। वो अपनी जानों पे भी खेल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। किसके लिए खेलते हैं? आवाम के लिए खेलते हैं। तो क्या हमारी हुकूमतों को भी साथ देना चाहिए। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ 4 कदम और बढ़ के, अगर आप 2 कदम बढ़े हैं तो 10 कदम और बढ़े और लोगों को साथ लेके चले। आपके पास प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है, उन प्रोफेशनल्स को साथ मिलाएं, डॉक्टर्स को साथ मिलाएं, हेल्थ हमारी नर्सेस को साथ मिलाएं, हेल्थ वर्कर्स को साथ मिलाएं और एक टीम तैयार करें जो मेडिकल को इश्यूज को जानती हो। देखें, अब जो डिजास्टर था वो तो आगे आ चुका, लेकिन आफ्टर डिजास्टर जो है वो लोगों की सेफ्टी कितनी जरूरी है। ठीक। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस बस्ट करती हैं वो आप सोच नहीं सकते कि हमारे कितने लोग और मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो क्या उनको बचाना है या नहीं बचाना? बिल्कुल बचाना है समीना साहिबा। बस अब वही वाली बात है कि सबने मिलकर करना है। लेकिन बहरहाल
जिसका वही वाली बात है कि किसी को देख के मोटिवेशन होती है ना, लेकिन पाक फौज माशाल्लाह काम कर रही है, उसको देख के आम लोगों को भी मोटिवेशन मिल रही है। और मुख्तार शामी, ये बताइएगा कि आप जाहिर सी बात है वहाँ पे मौजूद हैं, आप तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, मुख्तलिफ NGOs भी हैं जो काफ़ी मुतारिक हुई भी हैं इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक इतना बड़ा डिज़ास्टर है, उससे अकेली गवर्नमेंट जो है वो नबरदाजमा नहीं हो सकती, तो काफ़ी NGOs भी इस वक्त मैदान में उतरी हुई हैं। तो ये बताइएगा कि जो रिलीफ कैंप्स हैं इसमें डॉक्टर्स का जो या पैरामेडिकल स्टाफ है वो इस वक्त मुतारिक है नहीं है, वहाँ मौजूद है नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है किस तरह के जब डिज़ास्टर्स होते हैं या सैलाब आता है तो उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी संगीन होते हैं, उसके बाद भी लोगों की अमवात होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ बीमारियां भी जो है वो इस सैलाब के बाद गंदगी की वजह से जो है वो बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से क्या अपडेट्स हैं वहाँ के उस एरिया की। देखें, सैलाब तो सिंध में जो है 6 तारीख और 7 तारीख को हमें मुकम्मल पता पड़ जाएगा। 3 से 4 आज 3 तारीख है, कल हमें पंजनत के मुकाम पर जो पानी आ रहा है उससे हमें अंदाजा होगा। यहाँ जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो 11 लाख क्यूसेक पानी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से खौफ भी है। मगर NGOs के मुतालिक बताएं कि अभी यहाँ सैलाबी सूरत हाल नहीं है, और इंतजामिया ने जो है हमारे मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बताया था कि 153 रिलीफ कैंप हमने कायम किए हैं, 24 मेडिकल सेंटर हैं, 27 लाइफ स्टॉक के कैंप्स हैं, मच्छर मार स्प्रे हैं, मच्छरदानियां हैं, स्लीपिंग सूट है, काफी सामान रिलीफ कैंपों में इन्होंने पहुंचा दिया है। मगर रिलीफ कैंप अभी तक जो हैं, जो इन्होंने 157 कायम किए हैं वो खाली हैं मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में। तो कच्चे के मकीन असर जो मुतासिर होंगे रहीमियार खान से लेकर बलूचिस्तान का जो एक त्रिकोण नुमा कच्चा है जिसमें लाखों की तादाद में अफराद हैं, अब भी मौजूद हैं, वो बाहर आने पर अभी तैयार नहीं है, और अब वो पानी की सिचुएशन को देख रहे हैं। रिलीफ कैंप के हवाले से सखर में तो मुख्तार साहब ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं 157 जो है रिलीफ कैंप जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों में कायम कर दिए गए हैं, और वहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे आपने दीगर चीज़ों के नाम गिनवाए कि मच्छरदानी है, स्प्रेज हैं और दीगर अद्वियात वगैरह वहाँ पे पहुँचा दी गई हैं, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो वहाँ की इंतज़ामिया उनको कह रही है बार बार तवातुर के साथ, वहाँ पे चीज़ें आप देख रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप इन रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि एक चीज डिजास्टर आने के बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, फ्लीट इस वक्त इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ टीमें कच्चे के इलाके में विजिट कर रही हैं, और लाउड स्पीकर पर भी उन्हें भी मुसलसल उन्हें जो है एग्री कर रही हैं कच्चे से बाहर आ जाएं। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 11 में भी हम लोग बाहर नहीं आए, मगर सूरत हाल अगर खराब होती है, अब तक सिंध इंतजामिया ने सिर्फ 9 लाख क्यूसेक पानी की तैयारी की है, मगर आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 11 लाख क्यूसेक से जायद का पानी करेला आएगा तो सिंध में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होगी। ये पानी करेला गुड्डू से तो गुजर जाएगा 11 लाख क्यूसेक का, मगर सखर के मुकाम पर जो है, सखर में 2010 में 11 से 11.5 लाख क्यूसेक का पानी करेला गुजरा था। मगर अब ऐसा क्या है कि इंतजामिया जो है वो 9 लाख क्यूसेक तक की जो है कह रही है कि मैं यहां से गुजर सकता है। 15 सालों में इन्होंने सखर बैराज पे क्या काम किया। 2015 में सखर बैराज के 16 गेटों के मरम्मती जो काम शुरू हुआ उसमें करप्शन का बोलबाला रहा, अरबों रुपए की करप्शन हुई। चाइनीज कंपनी में भी जो है, चाइनीज कंपनी से भी एक आला एहलकार ने एलिगेशन के एक दुबई में फ्लैट मांगा था जिसकी भी चर्चे रहे। मगर अब सिंध इंतजामिया भी बता दूं आपको, मैं खौफजदा है कि 11 लाख से ज्यादा किसी करेला आया तो ये 2010 में जो इन्होंने थोड़ी बंद पे शिगाब डाला था, जहां पर शिकारपुर, कनकोट, कश्मीर के लाखों मकीन मुतासिर हुए थे, तो इन्हें इसी तरफ शिगाब डालना होगा। लेफ्ट साइड पे जो है आपके नेशनल हाईवे है, रेलवे क्रॉसिंग है, पन्नोआकिल छावनी है, और जबकि राइट पे जो है थोड़ी बंद है। जबकि अब वहां के मुकामी सरदार भी इस बात पर बजिद हैं और उन्होंने बंदों पर अपनी मदद आपके तहत जो है वो फेरे लगा दिए हैं कि बड़ा रेला आने की सूरत में इंतजामिया यहाँ पर शगाब न डाले। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। 2 दिन के अंदर हमें पता पड़ेगा कि पंजत के मुकाम पर कितना पानी आ रहा है। उसके बाद जो है ये रिलीफ कैंप, मेडिकल सेंटर, लाइफ स्टॉक, ये सब कुछ देखा जाएगा।
बहरहाल सखर की इंतजामिया, सिंध इंतजामिया अलर्ट है। 9 लाख की सिक्के रेले की इनकी तैयारियां हैं। और बंदर रोड पर जो दरियाए सिंध के किनारे है, यहाँ पर एक जाली कैंप कायम किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों को लाकर बिठा दिया गया। इसके पसे पुर्दा कौन लोग हैं? अब जाली कैंप कायम किया गया? जी जी, आप क्या फरमा रहे हैं? जाली कैंप कायम किया गया? दरिया सिंध के किनारे पर जो अफराद रहते हैं उन्हें वक्तन व फक्तन इरिगेशन हुकाम उठाते भी रहे वहां से। ओके। मगर इंतजामिया को चाहिए था कि उन्हें वहां से इनखला उनका कराया है तो उनको रिलीफ कैंप में भेज दी। मगर ये सैकड़ों अफराद सखर की अहम शाहरा बंदा रोड पर आकर आबाद हो गए हैं, जिससे शहरियों को भी तकलीफ है। और एक अजीब सा समा जो अभी सुपर फ्लड आया नहीं है वो पैदा किया जा रहा है। इसके पसे पर्दा कौन अवाम है? इंतजामिया है या कोई और शख्सियात हैं? ये भी देखना होगा। जी ठीक है। शहबाज शाहीन, आप ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि रिलीफ कैंप जो कायम कर दिए जाते हैं उसके बाद लोग महीनों तक बेघर रहते हैं। उसी रिलीफ कैंप में उनको अपनी ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही होती है, तो उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं बेसिकली उससे निबर्दा आजमा होने के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी वजह हुई है? देखिए, ये आपका सैलाब आया और रिलीफ कैंप लगा दिया गया वक्ती तौर पे। इन्हें जो लोग, मैं तो कह रहा हूँ वो जो मुतासरा लोग सैलाब से हुए उन्हें तो 2% के आपके कैंप मौजूद है। वहां पे अगर आपने किसी को 1 लाख कहीं पे मुतासर हुआ है तो वहां पे 1000 बंदा आपने रख लिया, तो वो उसका क्या है? पॉलिसी तो बनानी पंजाब गवर्नमेंट ने। क्या पंजाब गवर्नमेंट ने इनका तखमीना लगा दिया है? तखमीना लगा रहे हैं कितने लोगों की फसलें जाया हुई है, कितने मवेशी मरे हैं, कितना नुकसान हुआ है, इन्हें कभी मिला है? ये सिर्फ और सिर्फ बैन अवी फंडिंग के बाद। देखिए, आप अगर पीडीएम के डीजी की बात करें तो उन्होंने कहा कि 2.4 मिलियन जो है वो लोग मुतासर हुए पंजाब में दरिया रावी, दरिया चनाब और दरिया सतलुज के हिसाब से। अब मुझे बताएं, अगर 24 लाख डीजी बता रहा है तो इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। हमें देखना पड़ेगा जहां पे गलत क्या हो रहा है और इसकी पॉलिसी क्या है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। कि देखिए, 2012 में ये पॉलिसी कानून बन गया कि अब दरियाओं की जगह और नदी किनारों की जगह पहाड़ों पे तामीरात नहीं होगी। तो किन लोगों ने ये सोसाइटियों के एनओसी जारी किए थे? क्या उनके खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? कि अब दरियाए रावी का जो बेल्ट है। शहबाज शाहीन, आप 2012 से बात कर रहे हैं, अब हम 2025 में खड़े हुए हैं और इतने सालों से जो है मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रहेंगी और उसका खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके वसातत से चैनल 5 के जितनी भी लीडरशिप है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कानून मौजूद है। अब फैसला ये करना है कि किन लोगों ने वो सोसाइटीज दी, कमर्शियल जो जगह दी और कब्जे करवाई, ये सारा कुछ क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? और दूसरी बात है, बैन अवी फंडिंग मिल रही है। 350 मिलियन यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया है, मुख्तलिफ ममालिक से आ रहा है। क्या वो किस तरीके से वो उनकी फंडिंग को आप यूटिलाइज करेंगे? क्या इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, क्या आपने 2% लोगों के मुतासरी को 2 टाइम का खाना देके और रिलीफ कैंप लगा के क्या आपकी ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और ये फोटो सेशन ही है, जिस तरह आपने 18,000 का बताया कि आपके चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक निशानदेही की और वो उसके बाद उन पर दोबारा लगा दिया। मसला ये नहीं है, मसला हमें क्लाइमेट चेंज के लिए पूरी दुनिया में 10 मुल्क हैं जो मुतासरा होने थे। क्या 10 मुल्कों में से पाकिस्तान ने क्या उसके लिए काम किया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली आ रही, उस पर हमने कोई पॉलिसी बनाई, हमने कोई कानून बनाया? क्या सिर्फ यही चीजें बतानी होती है कि डीजी हमारे जो है पीडीएम में के नेशनल डिजास्टर हो या पंजाब के डिजास्टर के हेड हो, वो इतना पानी आ रहा है, इतने पानी से इतने मसला गांव जो है वो बह गए हैं, इतनी फसलें खराब हो गई हैं, इतनी कैजुअल्टी हो गई, इतने इंजर्ड हो गए, इतने मवेशी चले गए, इतने लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया। ये काम है इनका। काम मसल ये है कि आप लोगों को रिलीफ कैसे दे रहे हैं? लोगों को आप ये 2 टाइम का 1 टाइम का खाना देके फोटो सेक्शन तक महदूद नहीं रहेगा। शहबाज शाहीन, लेकिन मसला ये है कि देखिए, बात जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि रिलीफ की बात कर रहे हैं, देखिए बजट आता है उसमें एक अच्छी खासी कतीर रकम जो है वो इस तरह के डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए रखी जाती है, लेकिन बात वही वाली है कि ये तमाम जो मख्तस किया जाता है
वो कहाँ जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया शुभा शहीन आपका, और समीना मतलूब साहबा आपका भी बेहद शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया महकमा मौसमियात से अंजुम नज़ीर साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइए कि आपके महकमे जो हैं वो सैलाब की पेशन गोइयाँ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ पेशन गोई करते हैं, क्या महकमा मौसम सिर्फ अलर्ट देने तक महदूद है, या कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो आप मेजरमेंट कर सकें, या उसको इस्तेमाल करके जो अभी होने वाला जो ये अभी जो सैलाब है उसको पाकिस्तान में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हवाले से अगर थोड़ा सा अपडेट कर दें हमारे नाजरीन के लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखो, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मैंडेट जो है वो अर्ली वार्निंग है और फोरकास्ट करना है। अब इसमें हमें प्रॉपरली फोरकास्ट की हुई है, और जो भी डाटा होता है उसको टाइम टू टाइम जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर लिया जाता है। जैसे कि बात हो रही है, जैसे मैंने भी अभी सुना सुपर फ्लड की, तो यहाँ पे मैं ये बात वाजिया कर दूं कि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन पीएमडी का जो एक सब्सिडरी है या इदारा है, उसने ये क्लियरली बता दिया है कि 6 से 7 तारीख के दरमियान में गुड्डू बैराज पर हाई से वेरी हाई फ्लड हो सकता है। यहाँ पर ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि गुड्डू बैराज की जो हाई फ्लड की जो लेवल है वो 5 लाख क्यूसेक है, और वेरी हाई की 7 लाख क्यूसेक है। और अब ये मैं आपको बता दूं कि जो ईस्टर्न रिवर्स होते हैं उनका फ्लो जिस तरह से पीछे से आ रहा होता है, एज इट इज आगे नहीं आते। आप अकोमोडेट कर ले तो आप इसको 12-15 लाख तक भी पहुंचा सकते हैं, बट जाहिर सी बात है कि जब वो अपना रास्ता कवर करता हुआ आता है तो एक साथ सारा रेला, एक साथ सारा पानी जो है वो आगे नहीं आता है। बीच में आपके ब्रिजेज भी होते हैं, उसके साथ साथ दरिया का पार्ट भी काफी चौड़ा हो जाता है पंचगढ़ से पहले, तो वहां पे काफी ज्यादा जो वाटर लेवल है वो अक्यूमुलेट हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि आज सुबह 11 बजे पंचगढ़ से जो फ्लो था वो तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक था, जो कि एक नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि हम पंजाब की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पंजाब और केपी के सैलाब की जो है बर वक्त जो है पेशन गोई की गई थी, और अगर की गई तो आप ये बताइए कि आप ये बात तस्लीम करते हैं कि जो हमारे पास जो है रियल टाइम डाटा सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से जो है मौसमाती तब्दीली जो है वो इतनी ज्यादा अपडेट नहीं की जा सकती है। देखो, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये स्टडी है कि रियल टाइम डाटा जो है वो क्लाइमेट चेंज को नहीं बताता है। रियल टाइम डाटा तो आपको बताता है कि इस टाइम क्या हो रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन। और अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क है इस चीज को मैनेज करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए। दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज 1-2 दिन में, 1-2 सालों में, 5-10 सालों में नहीं आती, इसको टाइम लगता है। ये अलग बात है कि 2015 से हमारे पास जो इवेंट है वो अब विग्रस होते चले जा रहे हैं, जिसका पहले से बता दिया गया था। तीसरी बात, मौजूदा जो मानसून का सीजन रहा, इसके बारे में मई के एंड में क्लियर तमाम स्टेक होल्डर्स को बता दिया गया था कि इस साल क्या सिचुएशन होने जा रही है। हमारे पास रिवराइन फ्लड्स भी होंगे, हमारे नॉर्थ में जो टेम्परेचर हैं वो भी नॉर्मल से मामूल से ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ मेल्टिंग स्नो ज्यादा रहेगा, ग्लॉब के इवेंट हो सकते हैं, टॉरेंशियल रेनफॉल होंगी जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग होंगी। ये सब चीजें तमाम स्टेक होल्डर्स को वेल बिफोर टाइम बता दी गई थी। इसके साथ साथ जो सेकंड ईयर में जब कोई आपके पास वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा होता है तो 3 से 4 डेज पहले उसको प्रॉपर इंटीमेशन दे दी जाती है कि क्या होने वाला है। और थर्ड ईयर में जो है वो नावकास्ट के थ्रू बता दिया जाता है कि इस वक्त किस इलाके में कौन सा वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अच्छा अंजुम नज़ीर साहब, ये बताइए कि अगले 10 सालों में आप क्या देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है? देखिए, सिंपल सी बात है कि जो पैटर्न्स नजर आ रहे हैं उनके हिसाब से जो हमारा टेम्परेचर है वो राइजिंग ट्रेंड से है। मोर राइजिंग का टेम्परेचर जो आपके एटमॉस्फेयर में जो इंटेंसिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ मॉइस्चर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आपके जो भी रेन इवेंट्स होंगे वो विगरस होंगे। नंबर 2, आपकी सर्दियां श्रिंक होती चली जा रही हैं, सर्दियों की रेनफॉल ना होने के बराबर होती चली जा रही है, जिसकी वजह से तकरीबन 6 से 7 महीने का आपके पास ड्राउट स्पेल भी आ जाता है। आने वाले दिनों में ड्राउट्स भी होंगे जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन के हो सकते हैं। आपको फूड सिक्योरिटी भी डेवलप हो सकती है, और अगर कोई रेन इवेंट्स होंगे तो वो बहुत ज्यादा विगरस होते चले जाएंगे।
ठीक है अंजुम नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन किए। दादू से ब्यूरो चीफ अल्लाह बख्श ने। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह बख्श साहब, ये बताइए दादू की सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा ज़रा। देखें, दादू में गुज़श्ता एक हफ्ते से जो है दादू की यूनियन काउंसिल सियाल और यूनियन काउंसिल पाक शरीफ है, वहाँ पर जो है सैलाबी सूरत हाल जो है बरकरार है। मैं आपको बताऊं कि जिला इंतजामिया के मुताबिक जो है दादू जिले के कच्चे में जो है तकरीबन 11 यूनियन काउंसिल है जो सैलाब से जो है मुतासर होगी। इस वक्त जो है इलाका मकी की जानिब से जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो नकल मकानी करने का सिलसिला जो है यूनियन काउंसिल सियाल और यूनियन काउंसिल पाक से वो महफूज मकामात पर जो है जारी है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आज ही हमने विजिट किया था यूनियन काउंसिल सियाल के एक गांव है छोटो मसोई। वहां पर इलाका मकीन की जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि ज्यादातर जो है हामला खवातीन है और जो बच्चे हैं वो उस वक्त बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि खाने पीने की अशिया की किल्लत का मसला हो रहा है, उनको जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। दूसरी जानब जिले इंतजामिया की जानिब से जो है इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से इजलास जो है वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे जानिब से जो इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए गए, लेकिन जो जमीनी हकायक जो है कि अभी कुछ और बता रहे हैं। न दादू के कोई मुंतकिब नुमाइंदे हैं जो सैलाब मुतासरीन जो 2 यूनियन काउंसिल है सियाल और पाक शरीफ वहाँ पर पहुंचे हैं, और न ही जो जिले इंतजामिया कोई जो ऐसी खातर कोई जो इंतजाम है वो उठाए गए हैं। हालांकि दादू के एलएस बंद का जो मकाम है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की इंतजामिया की जानिब से जो है एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो कैंप का इनेकाद किया गया है इसमें दादू कच्चे में 2 यूनियन काउंसिल अभी तक जो मुतासर हुई है उसमें तकरीबन जो है 700 के करीब जो है बच्चे ख्वातीन मर्द जो है मुख्तलिफ अक़साम की बीमारी में मुब्तला हुए हैं। ये महकमा सेहत की ये जारी करदा अदाद व शुमार हैं जिसमें 250 के करीब जो है शेरख्वाह बच्चे और हमला ख्वातीन जो है जिस्मानी कमजोरी और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए। ये सैलाब की सूरत हाल दादू के कच्चे में तकरीबन ये एक हफ्ता हुआ है। अभी तो ये जिला इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दादू के तकरीबन जो 11 यूनियन काउंसिल है वो मुतासर होगी। तो आदाद व शुमार के मुताबिक जो पीडीएमए की जानिब से भी जो दादू जिले के लिए जारी किए गए थे वो तकरीबन दादू के कच्चे में जो है 4600 के करीब हाउस होल्डर्स है वो मुतासर हो गए। मैं आपको बताऊं कि मेरा राब्ता हुआ है डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक से, तो उनका भी कहना है कि न सिर्फ इंसान जो है वो अपनी मुतासर हो रहे हैं बल्कि जो माल मवेशी है दादू जिले में तकरीबन जो कच्चे के इलाके में वो 5000 तक जो है वो मुतासर हो रहा है। उनकी जानिब से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि जो हमने हमारी जानिब से मवेशियों को जो है वैक्सीन और जो बीमार मवेशी है उनको जो इलाज करने का सिलसिला जारी है। लेकिन जब मैंने खुद विजिट किया है, मैंने खुद फुटेजेस बनाए हैं ऐसे कि वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन वो शिकायत कर रहे हैं कि टीमें उनकी जानिब से नहीं पहुँच रही है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि साल 2022 के सैलाब के दौरान जो है दादू के कच्चे में तकरीबन 11 यूनियन काउंसिल थी जिसमें 8 लाख अफराद जो है वो मुतासर हुए थे। ये अभी जो है जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अब तक जो महकमा तालीम के जो आदाद व शुमार है जिसमें तकरीबन जो है 15 स्कूल जो है दादू की यूनियन काउंसिल सियाल और पाक शरीफ में जो है वो मुकम्मल तो डूब गए हैं। और महकमा एजुकेशन दादू के अफसरान के मुताबिक जो मैंने आदाद व शुमार इकट्ठा किए हैं उनके मुताबिक जो है दादू के कच्चे में जो है तकरीबन 6000 से ज्यादा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा की तालीम जो है मुतासर होगी। ठीक है, मैं ठीक आपको है। बताऊं कि जिला इंतजामिया की जानिब से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। तकरीबन कुछ रोज कबल तकरीबन 2 से 3 दिन कबल जो है वजीर आला सिंध की जानिब से जो है राइट बैंक का जो इंचार्ज मुकर्रर किया गया है वजीर सनत जो है जाम इकराम धारक साहब, उसने जो है डिप्टी कमिश्नर दादू के दफ्तर में जो है एक इजलास मुनक्किद किया था जिसमें जो है तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला दादू के मुंतकिब नुमाइंदे थे और जिला सदर था पीर मुजीब हक, उन्होंने तकरीबन शिरकत की। उन्होंने ये दौरा किया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि साल 2022 के सैलाब के दौरान जब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ऐलान किए गए थे
कि जो तहसील खेरपुर नाथन शाह डूब गया था, वो अब तक जो है मॉडल सिटी क्यों नहीं बन सका है, लेकिन उनका जवाब जो था वो खातरख्वाह नहीं था। मैं तो बताऊं कि इस वक्त जो है दादू के कच्चे में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, लेकिन अगर बारिशें जारी रही तो ना सिर्फ कच्चे में बल्कि दादू शहर को भी ये जो है खतरात लाक है। मैं आपको बताऊं कि साल 2022 में जो है ये एमएनवी ड्रेन है, इसका जो है सिंध हुकूमत और जो पंजाब का जो ये एक टेक्निकल जो तनाज़ा जारी रहता है, उनकी जानिब से ये सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये काम जो है ये सिंध हुकूमत का है, एमएनवी ड्रेन उस पर जो काम कराए, जबकि वापदा स्टाफ से जो हमारा रब्ता होता है तो वो भी यही कहते हैं कि इसका काम जो है जो सिंध हुकूमत का है। ठीक है दादू, ठीक है अल्लाह बख्श, बिल्कुल सिंध हुकूमत का काम है और इजलास भी होते हैं और कमेटीज़ भी बनती हैं और लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं होता, इसी बात का तो अफसोस है। अंजुम नज़ीर साहब ये बताइए कि दुनिया सैलाब को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? ठीक है, हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। अल्लाह बख्श ये बताइए कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि वहाँ पे 2022 में भी जो है वादे दावे, तो हम तो आप 2022 की बात करें, हम तो अरसा दराज से यही देखते आ रहे हैं कि वो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वो वफाकी गवर्नमेंट हो, सिर्फ दावे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन उसका अमली जो है हम कोई भी इक़दाम होते नहीं देखते। और सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात है वो यही है कि और तल्ख़ हकीकत भी है बेसिकली ये कि इस वक्त जो भी सूरत हाल होने जा रही है, कैंप्स भी कायम कर दिए जाएंगे और खुदा न खासा अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसके बाद की सूरत हाल को कौन कंट्रोल करेगा? देखिए इस वक्त सूरत हाल जो है दादू के कच्चे में महकमा आपाशी के मुताबिक जो है वो अंडर कंट्रोल में है और ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने साल 2022 के सैलाब को जो है दादू की तहसील खेरपुर नाथन शाह को जो है करीब से डूबता हुआ देखा है। दादू की तहसील जब खेरपुर नाथन शाह डूब रहा था साल 2022 में तो फिर सिर्फ दावे थे, वहाँ पर कोई टीमें नहीं थी सिवाय पाक फौज के। पाक फौज की टीमें वहाँ पर मौजूद थी, दिन रात वो काम कर रही थी, लेकिन सिंध हुकूमत के जो दावे सिर्फ दावे ही थे। ठीक है, सिंध हुकूमत के जो दावे थे वो सिर्फ दावे थे। बहुत शुक्रिया अल्लाह बख्श साहब आपका भी, अंजुम नज़ीर साहब आपका, मुख्तार शामी आपका, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तल्ख़ हकीकत है, पाकिस्तान में डैम्स की कमी के बाद हर साल अरबों क्यूसेक कीमती मीठा पानी समंदर में जाकर ज़ाया हो जाता है। हमारा हमसाया भारत 6000 से ज़ायद डैम्स रखता है और हम महज 150 के करीब डैम्स हमारे पास मौजूद हैं और जो माहिरीन है उनकी मुसलसल खबरदार वो कर रहे हैं कि बदलती हुई माहौलियाती तब्दीलियों के तनाजुर में अगर हमने फौरी तौर पर नए डैम्स तामीर नहीं किए तो हमारी ज़राअत भी खतरे में होगी और मईशत भी। असल सवाल यह है कि फैसला कब होगा? आज होना चाहिए फैसला, या फिर आने वाली नस्लें भी यही सवाल दोहराती रहेंगी कि फैसला आज करना है, नहीं तो कल का पाकिस्तान जो है सरसब्ज नहीं होगा और ना ही खुशहाल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।